everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE, having a subject code is 3150610. In this video series, students should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about 10% fines value test and specific gravity test and water absorption test of aggregate. In this lecture, we have discussed about bulk density and also discuss about absorption and moisture content. So let's start with the bulk density. Let us start with the bulk density. The bulk density or unit weight of an aggregate is defined as mass of the aggregate per unit volume, and it is expressed in किलोग्राम पर लीटर. सो बल्क डेंसिटी क्या है? हम उसको बल्क डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट भी बोल सकते हैं और बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट भी बोल सकते हैं. तो बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट क्या है? तो कि मास ऑफ द एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम. पर्टिकुलर यहाँ पे आपको जो उसको किलोग्राम पर लीटर में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का यूज़ होता है डेंसिटी में. सो क्या होता है? पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम है, लाइक 1 मीटर क्यूब का कोई एक 1 मीटर क्यूब कोई 1 मीटर क्यूब की कोई स्पेस है. सो 1 मीटर क्यूब में हम एग्रीगेट को वहाँ पे फिल करते हैं. सो 1 मीटर क्यूब में जो एग्रीगेट का 1 मीटर क्यूब में जो एग्रीगेट हमने फिल किया उसका वेट और डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. सो 1 मीटर क्यूब में कितने एग्रीगेट है वो फिलअप होते हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी बल्क डेंसिटी. सो अब उसके कई फैक्टर अफेक्टिंग है बल्क डेंसिटी के. देखते हैं एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी के फैक्टर अफेक्टिंग. हाउ डेंसली द एग्रीगेट्स आर पैक्ड. सो बल्क डेंसिटी का मेन फैक्टर अफेक्ट क्या है? तो कि जो एग्रीगेट है वो कितने डेंस है और कितने पैक हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. देन पार्टिकल साइज एंड शेप, पार्टिकल की साइज़ कैसी है और उसका शेप कैसा है उस पर डिपेंड करता है. देन एग्रीगेट का ग्रेडिंग कौन सा है, कौन से ग्रेड के एग्रीगेट है उस पर भी डिपेंड करता है. देन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट में कोई मॉइस्चर कंटेंट है या नहीं उस पर भी वो अफेक्ट करता है. सो द शेप ऑफ द पार्टिकल ग्रेटली अफेक्ट द क्लोजलेसनेस ऑफ द पैकिंग. यानी कि पार्टिकल का जो शेप है उस पर भी डिपेंड करेगा कि जो एग्रीगेट है वो कितने क्लोज रहेंगे या नहीं रहेंगे. अनइवन शेप के है तो उसके बीच में ज़्यादा स्पेस रहेगी. एक साइज़ उसका जो शेप है वो प्रॉपर है, यूनिफॉर्म शेप है तो क्लोजली पैक हो गए तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा आएगी. फॉर अ गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एंगुलर एग्रीगेट शोज ए लोअर बल्क डेंसिटी. एंगुलर है तो उसके बीच में एंगुलर कोई आप एग्रीगेट फिलअप कर रहे हो कोई पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, तो उसके बीच में ज़्यादा वॉइड्स रहेंगे तो उसकी बल्क डेंसिटी है डेफिनेटली लोअर आएगी. फॉर ए कोर्स एग्रीगेट ऑफ गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी हायर बल्क डेंसिटी इंडिकेट्स दैट देर आर फ्यूअर वॉइड्स टू बी फिल्ड बाय सैंड एंड सीमेंट. यानी कि जो कोई भी एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी हाई है तो वो क्या इंडिकेट करती है? तो कि उसमें वॉइड है वो कम है और उसको फिलअप करने के लिए कम सीमेंट और सैंड की ज़रूरत रहती है. सो वन ऑफ द अर्ली मेथड्स ऑफ मिक्स डिजाइन मेक अ यूज ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इन प्रोपोर्शनिंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स. सो ये बल्क डेंसिटी भी आपको मिक्स डिजाइन करने में उसकी ज़रूरत नेसेसिटी रहती है. द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स determines the types of concrete for which may be used. It can be used for judging a quality of aggregate
also. Bulk density also require converting properties by weight into the property proportion by volume. So for the better understanding, let us see one practical regarding the determination of bulk density as per IS 2386 part 3 1966. Let's see. Hello viewers, concrete is the most widely used man-made construction material. It is obtained by mixing cement, water and aggregates both coarse and fine in required proportions either by mass or by volume. The proportions of ingredients can be converted from mass to volume and vice versa using bulk density of aggregates. Bulk density may be defined as the weight of aggregates required to fill a container of a given volume. Bulk density of aggregates can be calculated for loose weight or rodded weight. For determining the bulk density, the apparatus required includes weighing balance, either electronic or mechanical, tamping rod, straight edge, aggregate sample under test, and the observation sheet to record the readings. We also need cylindrical metal measure of 3 liter, 15 liters or 30 liters capacity according to the size of the coarsest particles of aggregate. For size of particle 4.75 mm and under, cylindrical metal measure of capacity 3 liters is used. For size of particle 4.7 mm to 40 mm, the cylindrical metal measure of capacity 15 liters is used. For size of particle 40 mm and above, the cylindrical metal measure of capacity 30 liters is used. To start the experiment, choose the metal measure of desired capacity depending upon the size of the aggregate. In this case, since the size of the aggregate is 20 mm, the metal measure of 15 liters capacity is used for the test. Take the empty weight of the metal measure. Now fill the measure loosely with the aggregate to overflowing by means of a scoop. The height of fall of aggregate should not exceed 5 cm from the top of the measure. Care should be taken to prevent the segregation of the particle sizes of the sample.
The surface of the aggregate shall then be leveled with a straight edge. Now take the weight of the metal measure and loosely filled aggregates. This weight is 32.4 kilograms. Record this weight in the observation sheet. The net loose weight of the aggregates can be determined by subtracting the empty weight of metal measure from the combined weight of metal measure and aggregates. This comes out to be 32.4 minus 12.6, which is equal to 19.8 kilograms. The loose bulk density of coarse aggregate can be calculated as 19.8 kilograms divided by 15 liters, which is equal to 1.32 kilogram per liter. Take another set of readings and record it in the observation sheet. Average of two readings is taken as the final value. In this case, the average value of loose bulk density is 1.325 kilogram per liter. Now we shall determine the rodded bulk density of the coarse aggregates. To determine the rodded bulk density of this aggregate sample, the same metal measure of 15 liters capacity is used. For this, fill the metal measure about 1/3 full with thoroughly mixed coarse aggregate. Tamp the aggregates giving 25 strokes using the rounded end of the tamping rod. Now add the second layer of aggregate using similar quantity of aggregate and again tamp it giving 25 strokes.
The aggregate shall finally be filled to overflowing and tamped 25 times. The surplus aggregate is struck off using the straight edge. Now weigh the metal measure filled with compacted aggregate. This weight is 34.4 kilograms. Record this weight in the observation sheet. The net weight of the aggregate in the measure is determined by subtracting the weight of the empty metal measure from the combined weight of the metal measure and rodded aggregates. Net weight of the aggregate shall be equal to 34.4 minus 12.6, which is equal to 21.8 kilograms. Rodded bulk density is calculated by dividing the weight of compacted aggregates, which is 21.8 kilograms, by the capacity of the metal measure, which is 15 liters. The rodded bulk density comes out to be 21.8 kilograms divided by 15 liters, which is equal to 1.45 kilogram per liter. Take another set of readings and record it in the observation sheet. Average of two readings is taken as the final value. The average value of the rodded bulk density in the present case is 1.455 kilogram per liter. The percentage voids in the aggregates can be calculated using the relation Gs minus R divided by Gs multiplied by 100, where Gs is the specific gravity of the aggregate and R is the loose bulk density of the aggregate. Assuming the specific gravity of 20 mm coarse aggregate as 2.65, the percentage of voids in aggregates can be calculated as 2.65 minus 1.325 divided by 2.65 multiplied by 100, which is equal to 50%. In the present video program, you have seen the apparatus and the experimental procedure to determine the loose and rodded bulk density of coarse aggregates, and also the percentage of voids in coarse aggregates. For calculating the voids in coarse aggregates, the aggregate to be used should be in dry condition. However, if only bulk density tests are to be conducted, then aggregate with given percentage of moisture should be used. The mention of the aggregate condition must be made while noting down the observations. I hope after having viewed this video program, you shall be able to perform this experiment in your laboratory. Thank you.
Then absorption and moisture content. So due to the presence of air bubbles which are entrapped to a rock during its formation, minute hole or cavities are formed in which are known as porous. So बबल्स एयर बबल्स है वो कई बार रॉक में प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन. सम वॉल्स और कैविटीज फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं पोरस. So the porous in the aggregate vary in size over a wide range. The largest being large enough to be seen under a microscope or even with naked eye. यानी कि एग्रीगेट में पोरस की साइज़ है वो उसकी वाइड रेंज रहती है. लार्जेस्ट साइज़ के कोई है तो उसको आप इजीली माइक्रोस्कोप या तो आप नेक्ड आई से आप इजीली उसको देख सकते हो. द पोरोसिटी ऑफ सम ऑफ द कॉमनली यूज रॉक वेरियस फ्रॉम 0 to 20%. सो कॉमनली जो रॉक रहते हैं उसमें पोरोसिटी 0 to 20% जितनी रहती है. सिंस द एग्रीगेट constituents about 7% of concrete, the porosity of aggregate contribute the overall porosity of concrete. यानी कि हमारा जो कंक्रीट रहता है उसमें 70% तक एग्रीगेट का यूज़ होता है. सो उसकी पोरोसिटी है वो उसको ओवरऑल कंक्रीट की पोरोसिटी में कंट्रीब्यूट किया जाता है. So the percentage of water absorbed by an aggregate when immersed in water is termed as absorption of aggregate. यानी कि जब आप एग्रीगेट को वाटर में इमर्स यानी कि डुबाएंगे तब वो कितना परसेंट वाटर एब्सॉर्ब करता है एग्रीगेट, उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट. देन porosity and absorption will affect the water cement ration and hence the workability of concrete. So पोरोसिटी और पोरोसिटी कोई भी एग्रीगेट में रहेगी तो उसमें जो कोई वाटर एब्सॉर्प्शन होगा तो डायरेक्टली किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो पे. यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो में जो कोई चेंजेस आए तो उसकी वर्केबिलिटी है वो लो हो सकती है. So the porosity of aggregate will also affect the durability of concrete when the concrete is subjected to freezing and thawing, and also when the concrete is subjected to chemically aggressive liquids. यस. सो एग्रीगेट जो पोरस हो गए तो उसमें कई बार जो कोल्ड कंट्रीज है, कोल्ड क्लाइमेट से वहाँ पे फ्रीज एंड थ्रो की प्रोसेस से कंक्रीट को बहुत नुकसान हो सकता है. एंड ऑल्सो कोई केमिकली एग्रेसिव लिक्विड्स है उसमें इंसर्ट हो सकता है. सो कंक्रीट और उसका कंक्रीट के बीच का जो रेनफोर्समेंट है उसको कई नुकसान हो सकता है. सो द एग्रीगेट विच इज़ सेचुरेटेड विथ वाटर bar contains no free surface moisture is on the saturated surface dry aggregate. So the ये जो saturated aggregate है वाटर को कंटेन करते हैं तो उसमें जो फ्री सरफेस मॉइस्चर रहता है उसको बोलते हैं सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट. यानी कि उसका सरफेस पे मॉइस्चर होगा लेकिन अंदर से वो कैसा होगा, ड्राई. So in proportioning the material of concrete it is always taken for granted that the aggregate आर सेचुरेटेड एंड सरफेस ड्राई. सो जब हम उसका प्रोपोर्शन लेते हैं कंक्रीट में तब हम कैसे लेते हैं तो कि उसकी सरफेस है वो सेचुरेटेड है, सो उसका वो एग्रीगेट है वो सेचुरेटेड है, उसकी सरफेस है वो ड्राई है. सो इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन द रिलेटिव वेट ऑफ द एग्रीगेट आर बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट द एग्रीगेट आर सेचुरेटेड एंड सरफेस इज ड्राई. सो हम जब कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करते हैं तब हम कोई भी एग्रीगेट हो, फाइन हो, उसको फाइन या कोर्स, उसको हम कैसे लेते हैं तो कि उसकी जो सरफेस है वो ड्राई है लेकिन वो एग्रीगेट है वो सेचुरेटेड है. ऐसी कंडीशन में उसका हम कैलकुलेशन में मिक्स डिजाइन में लेते हैं. बट इन प्रैक्टिस एग्रीगेट्स इन सच आइडियल कंडीशन इज रेयरली मेट विथ द एग्रीगेट्स मे हैव बीन एक्सपोज टू रेन और मे हैव बीन वॉश्ड इन विच केस दे मे कंटेन सरफेस मॉइस्चर. सो कई बार हम वो एग्रीगेट है वो उसको उसके ऊपर रेन आने की वजह से और कई बार हम वॉश करने की वजह से वो उसका सरफेस मॉइस्चर है वो लेता है. ऑन द अदर हैंड द एग्रीगेट मे हैव एक्सपोज टू द सन फॉर लॉन्ग टाइम इन विच केस दे आर एब्सॉर्प्सिव. कई बार हम उसको लॉन्ग टाइम तक सन के सामने एक्सपोज करते हैं, सन के सामने रखते हैं तो कई बार वो टेम्परेचर की वजह से भी वो एग्रीगेट है वो एब्सॉर्प्टिव हो जाते हैं.
So if the aggregate contain free surface moisture, they contribute extra water to the mix and there by increase the water cement ratio. तो कई बार क्या होता है, एग्रीगेट है उसमें जो फ्री सरफेस मॉइस्चर रहता है वो कंटेन करता है, तो कई बार हमको वाटर है वो ज़्यादा लेना पड़ता है जब हम मिक्स डिजाइन करते हैं तब. सो इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, उसकी वजह से वाटर सीमेंट रेशियो भी इंक्रीज होगा. So on the other end, if the aggregates are dry, they absorb water from the mixing water, thereby affect the workability. तो कई बार क्या होगा, तो एग्रीगेट है वो ड्राई है, बट जब हम उसको वाटर ऐड करेंगे तब वाटर को जो एब्सॉर्ब करेगा तो डायरेक्टली किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, वर्केबिलिटी पे. देन both these conditions are harmful for the quality of concrete. So free surface moisture or so in both case the surface is dry and aggregate is moisture content, and कई बार हम एग्रीगेट को फ्री फ्रॉम मॉइस्चर बोलते हैं और उसकी जो सरफेस है उसको हम मॉइस्चर वाली बोलते हैं. तो ये दोनों में क्वालिटी को कंक्रीट है वो बहुत उसके लिए हार्मफुल है. सो हेंस इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट corrective measures should be taken both for absorption and for free moisture, that the water cement ratio is kept exactly as per design. So the method of determining the water absorption of an aggregate is described in IS 2386 part 3 1963. So last lecture में जब स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला वीडियो मैंने ऐड किया था तो उसमें उसके साथ वाटर एब्सॉर्प्शन वाला भी था. सो एक बार और देख लेते हैं. वाटर एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी इंटू 100. सो सी क्या है, वहाँ पे मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट है और बी क्या है, मास ऑफ सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट है. सो बी माइनस सी डिवाइड बाई सी, तो आपको मिल जाएगा सरफेस मॉइस्चर. यानी कि जो नॉर्मली कोर्स एग्रीगेट्स एब्सॉर्ब 0.5 to 1% ऑफ मॉइस्चर, यानी कि नॉर्मली एग्रीगेट है वो 0.5 से 1% तक का मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है. So now these are the list of references, concrete technology by MS Sethi, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन. ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.